वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। दोस्तों, यूपी पीसीएस मेंस में निबंध लेखन का अपना महत्व होता है। उत्तर लेखन के साथ साथ जो जीएस के पेपर है और सामान्य हिंदी का प्रश्न पत्र है, उसके साथ साथ निबंध लेखन का भी पूरा एक पेपर ही आता है। 3 निबंध आपको लिखने होते हैं, तो इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। और कुछ अभ्यर्थी ऐसे होते हैं जो कि सीधे परीक्षा हाल में जाकर लिखने का माद्दा रखते हैं। वो ऐसा सोचते हैं कि हम जाकर सीधे वहीं लिखेंगे, क्योंकि हमने कई सारे निबंध बहुत पहले लिख रखे थे और इसमें तो मुझे कोई हरा नहीं सकता। लेकिन ये आपको समझना होगा कि सब आपके समकक्ष अभ्यर्थी ही हैं। वहाँ कोई कमज़ोर या जो अयोग्य व्यक्ति है वो नहीं पहुंचा हुआ है, क्योंकि आप सभी ने प्रीलिम्स को पास किया है, तो आप अपनी योग्यता प्रमाणित कर चुके हैं। तो ऐसी स्थिति में उनसे बेहतर कैसे लिखना है, ये ठीक है कि आप बेहतर लिखते होंगे, लेकिन उनसे बेहतर कैसे लिखना है ये आपको सीखना होगा। और उसके लिए अभी जो 10-12 दिन का समय बचा हुआ है उसमें आप अभ्यास कर सकते हैं। 10 दिन का समय है गिन चुनकर, और 10 दिन से भी कम ही हो जाएगा जब ये वीडियो रिलीज हो रहा होगा। तो इन बचे हुए दिनों में आपको क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे अच्छी बात तो ये है कि निबंध का शीर्षक आप बेहतर चुनिए, अपने हिसाब से चुनिए। यहाँ जो ये टॉपिक आप देख रहे हैं ना, तो ऐसी हम पूरी सीरीज चलाने वाले हैं, शुरू करेंगे और आज से ये वीडियो जो है स्टार्ट हो गया है। जितने भी संभावित टॉपिक हो सकते हैं उन सब पर आपको निबंध मिल जाएंगे, जितने भी संभव हो सकते हैं। अब यहाँ जैसे शीर्षक दिया हुआ है, नैतिक मूल्यों की महामारी के दौर में जरूरतें, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे शीर्षक, या उसी को दूसरे ढंग से यहाँ ट्विस्ट करके दिया हुआ है कि महामारी का जो दौर है उसमें एक सामाजिक सबक, क्या सबक सीखने के लिए मिला और क्या दिक्कतें आई, वो सब। तो एक ही शीर्षक को दो या दो से अधिक तरीकों से पूछा जा सकता है। तो ये तो आपको वहाँ अपना दिमाग लगाना पड़ेगा कि असल में इसके अंदर पूछ क्या रहा है। इसीलिए कहा जाता है कि पहले जब जो 3 सेगमेंट आपके निबंध लेखन में आते हैं, प्रश्न पत्र में रहेंगे और उसमें अलग अलग टॉपिक्स पे निबंध लिखने के लिए विकल्प आपके पास रहेंगे, तो अपने हिसाब का टॉपिक चुनिए जिस पर कि आप शुरू से लेकर अंत तक निभा पाए। कुछ लोग जो शीर्षक होता है उसको देखकर खुश हो जाते हैं कि इस पर तो कुछ न कुछ लिख ही लिया जाएगा, लेकिन जब वो प्रस्तावना लिखकर मेन बॉडी में घुसते हैं, यानी जो मुख्य उसकी विषय वस्तु है वहाँ प्रवेश करते हैं, तो उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है और लगता है कि अब इसमें क्या लिखा जाए। क्योंकि जो मुख्य हिस्सा होता है निबंध का, वहाँ पे तथ्यों के जरिए अपनी बात को सिद्ध करना होता है। वहाँ इधर उधर की अनर्गल बातें नहीं की जा सकती हैं। तो ऐसे में अगर आपको सटीक जानकारी नहीं है तो आप नहीं लिख पाएंगे। इसीलिए चाहे भले ही देखने में सामान्य टॉपिक लगता हो, ऐसा लगता हो कि ये तो एकदम घिसा हुआ है, इस पर सब लिखेंगे, लेकिन आप उसे बेहतर अगर लिख सकते हैं तो उसी को चुनिए और औरों से बेहतर लिखिए। ये नंबर पाने का तरीका होता है। तो ये एक चीज़ है। और दूसरी बात यह है कि जब आप शीर्षक का चयन कर लें, जैसे अब यहाँ जो शीर्षक दिया है उसे आपने चुन लिया, मान लीजिए यही लिखना है आपको, तो निबंध को फ्रेम करना मत भूलिए। उसकी जो फ्रेमिंग है उसे करने से पीछे मत रहिए। सीधे लिखने का जो क्रम होता है ना, उसको नहीं स्टार्ट करना चाहिए। पहले पूरे निबंध को आकार दे देना चाहिए कि आपको अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल करनी है। प्रस्तावना में आप क्या लिखने वाले, और जो मुख्य उसका हिस्सा है वहाँ कौन कौन से पैराग्राफ आप लिखेंगे। मुख्य हिस्सा बड़ा होता है तो उसमें आप ऐसे नहीं लिख सकते कि मुख्य भाग। अब उस मुख्य भाग के अंदर जो चीज़ें हैं वो भी तो जिक्र करनी होंगी। तो जो ढांचा आप बना रहे हैं, प्रारूप तैयार कर रहे हैं, उसमें मुख्य भाग में आप कौन कौन से तथ्य शामिल करेंगे उसको एक मोटे तौर पे, जैसे हेडिंग वाइज लिखा जाता है ना, तो हेडिंग टाइप का एक जगह ढांचा बना लीजिए। उपसंहार में आप कौन सी बातें शामिल करेंगे, 2-4 बिंदु ऐसे कोड वर्ड के तौर पर आप लिख लीजिए। और ये जो प्रारूप बनाने का काम है ना, यहाँ आप देख रहे हैं बना हुआ प्रारूप, ये प्रारूप पीछे रफ एरिया में बनाना चाहिए, ये फ्रंट पर नहीं बनाना है। ये यहाँ इसलिए शुरुआत में बना हुआ है ताकि आप देखकर ऐसा ही इसी ढंग से, इसी तरीके से प्रारूप बनाना सीखें। बहुत से लोग बनाते हैं, बहुत से लोग नहीं बनाते हैं, लेकिन बना लेना चाहिए। इससे निबंध गलत दिशा में नहीं जाएगा। अब शीर्षक को अगर आपने भली भांति समझा है तो एकदम टू द पॉइंट शीर्षक पर केंद्रित होकर लिखना है, शीर्षक से अलग जाकर नहीं लिखना है। और यहाँ बहुत ज़्यादा फैलाने की गुंजाइश नहीं है। आप समझ लीजिए कि 700 शब्दों के अंदर ही आपको सिमट कर रहना है। ये 1000 शब्द से ऊपर का अगर निबंध होता है ना, तो इसमें बहुत सारी दार्शनिक बातें और तरह तरह की चीज़ें, कहानी वगैरह शामिल किया जा सकता था। थोड़ी बहुत मात्रा में चलेगा, 2-4 लाइन चलेगा, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं। कुछ लोग भूमिका बांधने में पूरा 1 पन्ना खर्च करते हैं, तो बाद में शब्द उनके लिए कम पड़ने लगते हैं। लगता है कि और लिखना था, और अगर शब्द शामिल किए तो लंबा हो जाएगा। तो इसीलिए अनावश्यक बातें नहीं, एकदम शीर्षक के आधार पर जो बातें आपको कहनी चाहिए सिर्फ उतनी ही कहिए। चलिए शुरू करते हैं इसे। ऐसे कई सारी बातें आपको
टिप्स के तौर पे सीखने के लिए मिलेंगी, और इसका जो अंग्रेजी वर्जन है वो भी मिलेगा, चिंता मत करिएगा। ये हिंदी वाला देखकर जो अंग्रेजी वाले अभ्यर्थी हैं वो परेशान होंगे, नहीं, आपको मिलेगा, अंग्रेजी वाला भी मिलेगा। फिलहाल इसे देखिए प्रारूप में हम क्या क्या लिख सकते हैं। नैतिक मूल्य खतरे में है। देखिए यहाँ दिया है ना कि महामारी के दौर में उसकी जरूरत है नैतिक मूल्य की। अब नैतिक मूल्य क्या है वो भी अभी समझेंगे। तो नैतिक मूल्य खतरे में है। अब किस प्रकार से महामारी में ये संकट में आ गए ये जानेंगे। उसके बाद वही चीज दिया हुआ है, देखिए खतरा क्या है। ठीक, तो प्रस्तावना जब आप शुरू करेंगे ना, तो पहले ही आप ये दर्शाएंगे कि जो नैतिक मूल्य है उस पर संकट आ गया है, और इस संकट को डिफाइन करने के लिए अगर हो सके 2-4 लाइन में अगर आप लिख सकते हैं, तो जो कोरोना महामारी के दौरान अमानवीयता फैल गई थी, या मनुष्य जो है वो दूसरे मनुष्य के साथ जिस तरह का बर्ताव कर रहा था, छुआछूत वाला जो वातावरण पनप गया था, नौकरियों से छटनी शुरू हो गई थी, अभी भी हो रही है, तमाम तरह की दिक्कतें थी। ठीक, तो वो सारी चीजें आप थोड़ा सा जो संक्षिप्त आपकी शब्दावली है उसमें यहाँ उल्लिखित कर सकते हैं, ऐसे किया जा सकता है। फिलहाल खतरा क्या है। उसके बाद क्या आर्थिक विपन्नता नैतिक गिरावट के लिए उत्तरदायी है? बेशक है, लेकिन यहाँ प्रश्न के रूप में दे दिया है कि मतलब पहले आप प्रश्न करें और फिर खुद उसका जवाब लिखें, ऐसा। फिर योग्यता अनुसार काम न मिलना। देखिए हर युवा जो है या हर काम योग्य जो व्यक्ति है, ऐसा नहीं है कि सब हाथ पर हाथ धर कर बैठे हुए हैं। भाई पेट पालने के लिए वो कुछ ना कुछ तो करेंगे। ऐसा नहीं है कि वो घर में एकदम निकम्मे पड़े हुए हैं, नहीं। जो एकदम ओवर एज लोग हैं उनकी बात दूसरी है। तो ऐसी कंडीशन में वो अपनी योग्यता के हिसाब से काम नहीं पा रहे, मतलब जितना उन्हें जैसा काम मिलना चाहिए, जैसा मेहनताना मिलना चाहिए, उससे कम में उन्हें संतोष करना पड़ रहा है। तो ऐसा जब किसी भी व्यक्ति के साथ होता है ना कि उसे अपनी योग्यता के हिसाब से, अब आपकी योग्यता IAS ऑफिसर बनने की है और आपको क्लर्क की नौकरी दे दी जाए और वही करने के लिए मजबूर कर दिया जाए, तो आप कैसा महसूस करेंगे। तो वही कंडीशन यहाँ हर युवा या जो काम योग्य व्यक्ति है उसकी भी है कि उसको योग्यता अनुरूप काम नहीं मिल रहा है, तो वो कुंठाग्रस्त हो रहा है। ये भी एक समस्या है। दूसरी ये यहाँ दिखाना होगा आपको कि भारत में तो ये है ही है, पूरी दुनिया में है। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत ही इससे परेशान है, महामारी तो पूरे विश्व वैश्विक महामारी बन चुकी है। तो ऐसे में पूरा विश्व इस नैतिक मूल्य वाली जो गिरावट है और मानसिक चिंता या तनाव की जो व्याधि उत्पन्न हो गई है उससे ग्रस्त है। वैश्वीकरण की इसमें क्या भूमिका है, ग्लोबलाइजेशन ने कितना अपना रोल प्ले किया। हालांकि ग्लोबलाइजेशन पहले से ही बिगाड़ रहा है, लेकिन अब कितना बिगाड़ रहा है महामारी के दौर में वो देखना है। और अंत में जब इतनी सारी समस्याओं का उल्लेख आपने किया है तो समाधान तो देना बनता है। ठीक है, तो समाधान के बिना काम नहीं चलेगा, उसे देंगे। चलिए शुरू करते हैं, इसे देखते हैं। देखिए इसमें ऐसा नहीं है कि जैसा लिखा गया है आप वही लिखिए, मतलब ये अनिवार्य नहीं है, आप अपने तरीके से लिख सकते हैं। एक ही निबंध को लिखने के हजारों तरीके हो सकते हैं, अपनी अपनी प्रतिभा पर निर्भर करता है, लेकिन एक जो सामान्य मानक होता है उसका ध्यान दीजिएगा। फिलहाल नैतिक मूल्यों के ऊपर लिखे गए बड़े बड़े दस्तावेज और बृहत व्याख्यान जो पांडुलिपियां हैं, पांडुलिपि का मतलब समझ रहे हैं, हाथ से लिखा हुआ जो लेख होता है, मतलब स्क्रिप्ट होती है, उसको कहा जाता है। उस समय निरर्थक सिद्ध हुए जब चीन में जन्मा एक अदृश्य वायरस तेजी से दुनिया में फैलने लगा। भाई चीन ही जन्मदाता है, वायरस की फैक्ट्री उसको कहा गया, तो गलत नहीं कहा गया। और लोग केवल संक्रमण के संकट और मृत्यु की डरावनी छाया और तंगी से ग्रस्त थे, ऐसा है नहीं। शुरुआत में ऐसा होता है, लेकिन जैसे जैसे समय आगे व्यतीत होने लगता है, मतलब पहले तो ये लगता है कि वायरस 2-3 महीने रहेगा फिर चला जाएगा, इसीलिए ओवरऑल लॉकडाउन घोषित कर दिया जाता है। लेकिन बाद में महसूस होता है कि ये मुसीबत इतनी जल्दी जाने वाली नहीं है। और उस समय जो WHO और जो तमाम स्वास्थ्य संस्थाओं ने ये चेतावनी जाहिर की थी कि भाई ये कई सालों तक रह सकता है, तो उस पर लोगों ने ध्यान नहीं दिया, लोगों ने उसे इग्नोर किया कि अरे नहीं ऐसा कहीं होता है, मतलब वायरस है तो जाएगा, ये चेचक के वायरस की तरह हो सकता है कि भाई एंटीबायोटिक ली तो चला गया। लेकिन नहीं, वो जो भविष्यवाणी थी वो सही साबित होती है। वायरस जो है वो हमारे इम्यून सिस्टम में घुस गया है और अभी समय समय पर एक्टिवेट हो जा रहा है। वैक्सीन भी उतना काम नहीं कर रही है। तो ये सब जो चीजें हैं ना, ये धीरे धीरे करके सघन होती गई और तब दुनिया की तस्वीर में बदलाव आने लगा। सारी मुसीबतों के अतिरिक्त नैतिक आदर्श भी खतरे में आ गए। तमाम दिक्कतें तो है ही हैं, लेकिन असली जो नैतिक मूल्य पर हमें यहाँ चर्चा करनी है उस पर तुरंत आ जाएंगे। तो नैतिक आदर्श खतरे में आ गए, दुनिया का विस्तृत दायरा सिकुड़ने लगा। जो दुनिया इतनी फैल रही थी ना, ग्लोबलाइजेशन में सिकोड़ने का प्लान नहीं था, ग्लोबलाइजेशन में सबको लिंक करने का प्लान था, मिलाने का प्लान था। तो ग्लोबलाइजेशन हमें मिलाया और ये वायरस जो है ये इतनी तेजी से इसी वजह से फैला भी है। ग्लोबलाइजेशन की वजह से ही इतनी तेज रफ्तार में फैला और चारों तरफ पहुंच गया। नहीं तो अगर वो वैश्वीकरण की अवधारणा नहीं रहती तो भारत जैसे देश में बहुत लेट पहुंचता या नहीं पहुंचता। फिलहाल दुनिया का विस्तृत दायरा सिकुड़ गया।
लॉकडाउन का शिकार हो चुका औद्योगिक सेक्टर जो है वो चरमराने लगा। पहले शुरू में तो असर नहीं दिखाई देता है तालाबंदी का, लेकिन जब ज़्यादा समय तक ये लॉकडाउन रहता है और रुकावटें रहती हैं लॉकडाउन के अलावा ऐसे भी, तो जो औद्योगिक सेक्टर था वो कर्मचारियों के अभाव में, और कर्मचारियों से ज़्यादा जो माल उसने बना कर रख लिया था उसको भी कोई पूछने वाला नहीं था, बिक्री कैसे करेगा। तो इस कंडीशन में वो चरमराने लगता है और तब अपने आप को बचाने के लिए, अपने कंडीशन को बचाने के लिए उसे छटनी करनी पड़ती है, क्योंकि इतना वेतन वो कहाँ से देगा। मतलब कोई भी वैश्विक व्यावसायिक संस्था है तो मान लीजिए कि उसमें उसे घाटा लग रहा है, मतलब वो घाटे में जा रही है, और ऐसी ही कंडीशन में उसे ढेर सारे कर्मचारियों को वेतन देना है, तो वो क्या करेगी। कुछ कर्मचारियों को जो उसे लगेगा कि कुछ कम काम के हैं, मतलब ऐसा नहीं कि वो निकम्मे हैं, लेकिन कम काम के हैं, तो उनको हटा देगी। उनसे मतलब उनको बिना रखे भी काम चल सकता है, तो हटा देगी तो उनकी नौकरी जाएगी। कंपनी अपने आप को बचाने के लिए ऐसा करती है, तो वो चीज़ है, नौकरी गंवाने का दौर शुरू हुआ। बहुत से लोग तो ऐसे विदेश में कहते हुए मिले कि कंपनी ने उन्हें वर्क फ्रॉम होम करने के लिए घर भेजा था, और घर पर काम करते करते कुछ दिन बाद वहीं पर जवाबी लेटर आ गया कि अब आप घर ही पर रहिए, मतलब हमारे यहाँ आपके लिए जगह नहीं, जब होगी तो बता दिया जाएगा। मतलब एक तरह से मतलब सीधा ना कहकर यहाँ काम से निकालने का ये तरीका था। तो वही चीज़ है। आर्थिक संकट की सबसे बड़ी लहर मध्यम और निचले उद्यमियों ने झेली। भाई जो बड़े बड़े उद्यम थे वो तो पहले से ही अपनी तह जमा कर बैठे हुए थे, उन्हें ज़्यादा प्रभाव इतनी जल्दी नहीं पड़ेगा, मतलब प्रभावित तो भी होंगे लेकिन शीघ्रता से नहीं। लेकिन जो मध्यम और निचले उद्यमी हैं, जो कि बहुत सीमित मात्रा में संसाधन ही रखते हैं, रोज कमाने खाने वाले या सीमित पूंजी वाले, तो उनके ऊपर असर पड़ा। और तमाम योजनाओं के बावजूद इनकी जो दशा है वो एक बार जब बिगड़ी तो अभी तक सुधर नहीं रही है और गिरती ही जा रही है, क्योंकि ये जो कोरोना है ये बार बार टर्न ले रहा है, यू टर्न ले रहा है, और इससे समस्या खड़ी हो रही है। और अब फिर संक्रमण का जो घनीभूत अंधकार है वो सामने खड़ा है। कोई सरकार, कोई पॉलिटिकल पार्टी, कोई व्यक्ति, कोई स्वास्थ्य संस्था ये मानने से भले ही इनकार कर दे कि ये कम खतरनाक है और ये जल्दी ही शांत हो जाएगा, लेकिन फैल तो रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और उसी में अब होने वाले हैं चुनाव, तो ये जो प्रक्रिया है ना चुनाव वाली, ये इसे और गति दे देगी। तो ये सब चीज़ें आप चाहें तो शामिल कर सकते हैं, लेकिन इसकी कोई ज़रूरत नहीं। अब यहाँ देखिए, प्रश्न ये नहीं है कि आर्थिक ढांचे को फिर से कैसे खड़ा किया जाए, वो तो खड़ा हो जाएगा। अपने देश ने ही बहुत सारे उतार चढ़ाव झेले हैं। अरे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अगर देखा जाए तो बहुत सारे देशों की माली हालत बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी, लेकिन सुधरते देर नहीं लगी। सुधार हुआ तो वो सुधार फिर से हो सकता है, लेकिन जो मानसिक ह्रास हुआ है लोगों का वो सुधरने में बहुत समय लगेगा। तो वही चीज़ यहाँ कहा गया है कि ऐसा कोई प्रश्न नहीं है कि जीडीपी को बढ़त कैसी दिलाई जाए और जो 5 ट्रिलियन है वो कैसे पूरा किया जाए। ये सब तो हो जाएगा, जान है तो जहान है कहा जाता है, तो जिंदा रहे तो ये सब भी हो जाएगा। लेकिन असली समस्या ये है कि मानवता को कैसे जीवित रखा जाए, जो कि यहाँ कुचल रही है। जब पेट भरा हो और इच्छाएं संतृप्त हो तो आदर्शवादी बनना बहुत आसान होता है, लंबी लंबी बातें करना बहुत आसान होता है। मतलब पेट भरा है तो अपना खूब बैठकर प्रवचन करिए, लेकिन जब पेट ही खाली है, मतलब आपकी आवश्यकताएं ही नहीं पूरी हो रही हैं, खाने के लाले पड़े हुए हैं, तो ऐसे में कौन सी गाइडलाइन आप फॉलो करेंगे या कौन से जो अच्छी बातें हैं उनकी ओर जाएंगे। कहा जा रहा है कि एक दूसरे को सहयोग करिए, भाई पहले अपने तो जी लें। तो वही कंडीशन। अब इसके बाद आप देखें, लेकिन उन आम जनों का क्या जो अपने आर्थिक स्रोत को गंवा चुके हैं और सामाजिक और पारिवारिक दबाव झेल रहे हैं। मतलब एक व्यक्ति जो है अपने देश में, एकल जो कमाने वाला व्यक्ति होता है वो ज़्यादातर देखा जाता है। अब तो समय बदल रहा है, तो सब जितने भी जने जना है सब कमा रहे हैं, लेकिन पहले के समय में एक मुखिया होता था, वो इंजन की तरह होता था, खींचता था घर को। तो वो कंडीशन अभी भी बहुत से परिवारों में है, और उस मुखिया ने ही नौकरी कमा दी। अब सोचिए, परिवार तो भूखों बाद में मरेगा, उस व्यक्ति के ऊपर कितना मेंटल प्रेशर होगा, क्योंकि वो जिम्मेदारी लिया हुआ है ना। और जिम्मेदारी जब वो नहीं निभा पाएगा तो उसके सामने जो अंधेरा छाएगा उसमें वो कुछ भी कर सकता है। मतलब सिर्फ मानसिक दबाव नहीं, आत्मघाती कदम उठा सकता है, और बहुत से लोगों ने उठाया है। तो ये चीज, तो क्या वो नैतिकता पर अटल रह सकते हैं, या तो वो नैतिकता से डिग जाए, मतलब अपने नैतिक मूल्यों और अपनी जो अच्छाई है उसको त्याग के कोई कुख्यात चेहरा धारण कर ले, और नहीं तो फिर उनके पास दूसरा विकल्प वही बचता है कि अवसाद में चले जाएं और अंत में अपने आप को खत्म कर ले। तो ये कंडीशन है, ये संभव नहीं है। मतलब अपनी नैतिकता को इस कंडीशन में बरकरार रखना ये पॉसिबल नहीं है। पेट की आग सताएगी तो शांत करने हेतु मनुष्य हथियार उठा लेता है, और ये सत्य है। ठीक है, जब एकदम भूख चरम सीमा पर होती है तो कुछ भी हो सकता है फिर, और दूसरों की रोटी छीन लेता है, अपराध का रास्ता अख्तियार कर लेता है, और लोग कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि रोजगार समाप्त हो चुके हैं, मतलब रोजगार अभी भी है,
ये हो सकता है कि रोजगार की शक्ल बदल गई हो, पहले वाले जो ऑफिस वर्क हुआ करते थे वो कम हुए हो, लेकिन ऑनलाइन या बहुत तरह के विकल्प होते हैं। कहा जाता है रास्ते कभी बंद नहीं होते। लेकिन अपने देश की आबादी पर अगर गौर किया जाए तो एक उपलब्ध रोजगार को हासिल करने के लिए जो कौशल चाहिए, मतलब जो योग्यता चाहिए, वो हमारे अधिकांश नागरिकों के पास नहीं है, और ये कड़वी हकीकत है। जैसे ऑनलाइन काम है, अब ऑनलाइन काम को करने के लिए आपको डिजिटल जो कौशल है वो तो होना ही चाहिए। आपको मोबाइल की बेसिक जानकारी होनी चाहिए, लैपटॉप का बेसिक नॉलेज होना चाहिए, इंटरनेट के बारे में पता होना चाहिए, वाईफाई कैसे कनेक्ट होता है वो पता होना चाहिए। मतलब हर एक चीज़, डाटा एंट्री कैसे की जाती है, कोडिंग कैसे की जाती है, पढ़ाया कैसे जाता है, या उससे जॉब बैलेंस शीट कैसे बनाई जाती है, ये सारी चीज़ें आपके पास जानकारी होनी चाहिए। तो ये कौशल ही बहुत लोगों के पास नहीं है। रोजगार तो है ही है। अब यहाँ आप देखें कुछ चीज़ें और कही गई कि वह हमारे नागरिकों के पास नहीं है, कुछ ऐसे भी हैं जो कुशल हैं। ठीक है, अब यहाँ ऐसा नहीं है कि सब एकदम से निठल्ले ही हैं, कुछ जो है वो कुशल है, लेकिन योग्य रोजगार उन तक नहीं पहुंच पा रहा है। ऐसे मतलब दुर्भाग्य उनका कहा जाएगा कि जिसके वो योग्य हैं उससे आधी तनख्वाह पे और बहुत ही मानसिक शोषण के साथ वो काम कर रहे हैं। ऐसे में हालात और खराब हो जाते हैं। देखिए, काम न मिले और आप घर बैठ जाएं वो अलग चीज़ है, तब तो सिर्फ भूख या जो आजीविका की चिंता है वही सताएगी। लेकिन काम मिला है और आधी तनख्वाह मिल रही है, ऊपर से आपको वो दबाव झेलना पड़ रहा है जो आपने कभी जिंदगी में नहीं झेला है, तो वो बहुत ज़्यादा दिक्कतदेह होता है। और वही कहा गया है, पढ़े फारसी बेचे तेल, या देखो किस्मत का खेल। मतलब ये पुरानी कहावत है। तो उस समय फारसी जो भाषा होती थी उसकी कीमत बहुत ज़्यादा होती थी। अरबी फारसी मध्यकाल में जो पढ़ता था ना अरबी फारसी, वो बड़ा विद्वान माना जाता था जब इस्लामिक पीरियड था। अब तो समय खत्म हो गया, अब अंग्रेजी पढ़ने वाले बुद्धिमान हैं। तो पढ़े फारसी बेचे तेल, ये जो कहावत है इसीलिए, मतलब फारसी पढ़कर उन्हें एकदम बढ़िया मौलवी और सिखाने वाला व्यक्ति होना चाहिए, उस्ताद होना चाहिए, और वो तेल बेचने का जैसा जो निकृष्ट काम है उसको कर रहे हैं, मतलब मजबूर है उसको करने के लिए, यानी योग्यता के हिसाब से काम नहीं मिल रहा है। अब देखिए, इस कंडीशन में होता क्या है, मनुष्य को आत्मघाती कदम उठाने के लिए मजबूर होना पड़ता है, क्योंकि जब योग्यता के हिसाब से आजीविका नहीं मिलती है और परिवार की जरूरतों का बोझ ऊपर से आपको दबाने लगता है, तो अनिवार्य ये हो जाता है कि फिर क्या किया जाए, मतलब समाधान निकालना जरूरी हो जाता है। और समाधान कभी कभी लोग अपने प्राण देकर निकाल लेते हैं। नैतिक आदर्श वैसे भी आजकल की मानव सभ्यता में विलीन हो गए थे। ये ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा लोग नैतिकता से भरपूर थे, बड़े ही जो सतयुग वाला दृश्य है वो पहले दिखाई दे रहा था। देखिए, नैतिकता तो पहले ही खत्म हो रही थी, नैतिकता ही नहीं मानवीयता भी खत्म हो रही थी उसके साथ, लेकिन अब उसमें गति आ गई है, बहुत तेजी से वो गायब हो रहा है। और भारत जो कि वसुधैव कुटुंबकम, यहाँ आप देखें, चाहे तो आप इसे इन्वर्टेड कॉमा में क्लोज कर सकते हैं, जैसे आदर्श का जनक है। वसुधैव कुटुंबकम जो ध्येय वाक्य है वो हमारी ही भारतीय संस्कृति की देन है ना। तो भारत इस आदर्श का जनक है, और इस देश में संक्रमण और महामारी ने एक खाई तैयार कर दी। अब खाई कैसी है, तो इस खाई के एक और वो लोग हैं जिनके पेट भरे हुए हैं। देखिए, अभी भी जो महामारी का ये भयंकर दौर चला है, गुजरा है, और अभी आने वाला है, सामने दिखाई दे रहा है, तो इसमें एक वर्ग ऐसा जरूर है जो कि खा पी कर एकदम बढ़िया है, भला चंगा जिसको कहा जाता है। उनके बैंक अकाउंट में हर महीने मोटी तनख्वाह पहुंच जाती है, और छुट्टियां ऊपर से उन्हें मिलती हैं, और सरकार लाड़ प्यार भी करती है। ये सरकारी तबका है, जो सरकारी कर्मचारी है, उनकी बात हो रही है। कोई हो तो बुरा मत मानिएगा, लेकिन उनकी कंडीशन इस समय बाकियों से अच्छी है। ठीक, तो उनके लिए है। और दूसरी चीज़ ये कि जो बड़े बड़े उद्योगपति और पूंजीपति हैं उनके लिए भी है, क्योंकि उनका जो बिजनेस है वो इतने गर्त में नहीं चला गया था, और उसे संभालने में वो सक्षम है। मतलब उनके पास इतनी पूंजी थी तो उन्होंने संभाल लिया है, अब वो फिर से अपनी अच्छी स्थिति में है। कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने कि इस कोरोना वाली आपदा वाली कंडीशन में ही अवसर तलाश लिया है, तो वो अपना स्वरोजगार लगाकर बैठे हैं और उनकी भी स्थिति अच्छी है। तो ये सारे लोग किस कंडीशन में आते हैं, ये उस स्थिति में आते हैं जिनके पेट भरे हुए हैं, और लॉकडाउन उनके लिए एक छुट्टी या जो वैकेशन प्लान है उसके तरह से होता है। मतलब घर बैठकर वो सिर्फ टीवी देखते हैं और खाते हैं उस कंडीशन में। तो ऐसी एक जमात है अपने देश में। और दूसरी जो जमात है वो क्या है, वो जब यहाँ देखें, असली भारत वही है। असली भारत का मतलब ये है कि बीच में एक खाई है, जो बहुत रेयर लोग हैं, 5% लोग हैं, वो इस तरफ है, जिनके पेट भरे हुए हैं, जिनका बैंक अकाउंट मोटी सैलरी से भरा हुआ है और हर महीने वो आ जाएगी, ये पक्की दिलासा है। तो ऐसे लोग हैं। और दूसरी तरफ ऐसे लोग हैं जिनके पास कोई रोजगार नहीं है, जो रोजगार था वो कोरोना ने छीन लिया। जैसे प्रवासी मजदूरों को देख लीजिए, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। तो ये लोग जो है, ये इन्हें चिंता इस बात की सताती है, मतलब यहाँ खुद को संक्रमित होने का डर इन्हें नहीं लगता है
या मौत के शिकार होने से ये नहीं डरते हैं। इन्हें ये चिंता होती है कि 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ कैसे होगा जब काम ही नहीं है। इस चिंता में ये मरे जा रहे होते हैं और मजबूर होकर बाहर निकलते हैं, संक्रमित होते हैं, मरते हैं। तो ये सब कंडीशन है। अब यहां देखें, महामारी तो बाद में मारेगी ना, यहां देखिए महामारी तो बाद में मारेगी लेकिन भूख तो पहले शिकार बना लेगी, और यही कड़वी हकीकत है। ऐसी विभीषिका में मानवता और सदैवता की अपेक्षा भी समाज इन्हीं से करता है, और यह विडंबना है। मतलब ये जो छोटे लोग हैं, छोटे लोग का मतलब यहाँ कोई निकृष्ट नहीं, छोटे का मतलब कि संसाधनों में छोटे लोग हैं, समाज इन्हीं से अपेक्षा करेगा कि ये सारी गाइडलाइन का पालन करें और सरकार जैसे कह रही है वैसे ही चलें। जब सरकार कहे तो अपनी दुकानें बंद करके घर पर बैठ जाए, भले ही उनके घर में रोटी ना हो। तो ये अपेक्षा इन्हीं से की जाती। अब देखिए, वैश्वीकरण ने समूचे विश्व को एक गांव बनाने का नारा दिया था। मतलब पूरा विश्व जो है वो एक गांव है, मतलब एक गांव में सब पड़ोसी पट्टीदार हैं एक दूसरे के, ऐसे। तो हमारे भारत में क्या हुआ, भारत में वैश्वीकरण का जो प्रवेश है वो आप जानते ही हैं, 1991 में जो उदारीकरण हुआ मजबूरीवश, उसी की वजह से हुआ है। तो भारत में इसने विभाजक रेखा तो पहले ही तैयार कर दी थी। अमीरी और गरीबी की जो गरीब भारत और अमीर भारत का कॉन्सेप्ट है वो यहीं से निकल कर आया। एक तबका ऐसे लोगों का था जो इस वैश्वीकरण की सुविधाओं का भरपूर लाभ ले रहा था, तो वो उसकी तो चांदी कट रही थी। और दूसरा तबका एक ऐसा था जिसका कि शोषण लगातार हो रहा था, तो वो लगातार गंवा रहा था। पहले भी उसने गंवाया था, अब भी गंवा रहा था। तो वो विभाजक रेखा पहले ही थी। अब क्या हुआ है कि वो खाई और चौड़ी हो गई है। और ये संकट अकेले भारत का नहीं है, पूरा विश्व इससे जूझ रहा है, ये आप भी जानते हैं। भविष्य में नैतिकता का संकट महामारी के संकट से ज्यादा भयंकर होगा, क्योंकि महामारी चलेगी, कुछ दिन तक चलेगी, फिर चली जाएगी। हर महामारी गई है, ये भी जाएगी। लेकिन उसके बाद जो मानसिकता ये छोड़कर जाएगी लोगों के दिमाग में, वो ज्यादा भयंकर होगी। और वही नैतिक मूल्यों के ह्रास की हम यहाँ बात कर रहे हैं। दुनिया भर की सरकारें महामारी से उपजे हुए संकट को दूर करने और अपने नागरिकों को राहत देने का प्रयास कर रही हैं। मतलब चाह रही हैं कि इससे नागरिक जो है वो उबर जाएं, लेकिन वो पर्याप्त नहीं है। मतलब देश की आबादी को देखते हुए जो प्रयास किए जाते हैं वो कहाँ सफिशिएंट होते हैं। भारत सरकार का मुफ्त राशन और स्वास्थ्य सेवाएं देने का कार्यक्रम प्रशंसनीय है और तमाम तरह की पॉलिसीज गवर्नमेंट ने चलाई है, इसमें कोई संदेह नहीं है। सरकार भरपूर कोशिश की कि राहत मिले, लेकिन जो महामारी और पाबंदियों में गरीबों का संबल भी बना। अब यहां देखें, जो मुफ्त का राशन मिला या अभी भी देने की जो घोषणा है, उसके साथ रिफाइंड तेल और नमक वगैरह ये सब भी दिया जा रहा है। तो ये सब क्या है, गरीबों को सपोर्ट ही तो है, तो ये अच्छी बात है। लेकिन फ्री की सुविधाएं, अब देखिए यहाँ इसका क्या नेगेटिव पक्ष हो सकता है। सुनने में तो ये अच्छा लगता है कि मुफ्त का राशन बट रहा है और सब लोग जाकर ले रहे हैं, अनाज उपलब्ध हो रहा है, कम से कम खाने की दिक्कत नहीं होगी। लेकिन उसका परिणाम अगर ज्यादा समय तक ये मिले तो क्या होगा। फ्री की सुविधाएं मनुष्य को अकर्मण्यता की ओर धकेलती हैं। मतलब इंसान जो है वो बैठ के खाने का आदी हो जाएगा कि अब सरकार ऐसे ही दिया करे, ये एक दिमाग में बैठ जाएगा और बैठ रहा है लोगों के। ये मानवीय प्रवृत्ति होती है। मनुष्य जो है वो ऐसे जब तक जरूरत न पड़े तब तक हाथ पैर नहीं हिलाना चाहता है। जब आवश्यकता पड़ती है ना, पेट की आग जब धकेलती है, तभी मनुष्य हाथ पैर मारना चाहता है। तो वही चीज है। तो मनुष्य अपनी योग्यता अनुसार काम मिलने पर भी करना नहीं चाहता है। मतलब ऐसी कंडीशन में होगा यही कि काम सामने होगा और लोगों को मुफ्त का राशन मिल रहा है तो वो करना नहीं चाहेंगे, वो घर बैठकर खाना चाहेंगे और सरकार से यही अपेक्षा करेंगे कि हमेशा ऐसे ही चलता रहे। तो ये एक अलग मुद्दा है। तो इस तरह का जो बैठ कर खाना है ना, ये मस्तिष्क के लिए भी जहरीला है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि मुफ्त का राशन बंद कर देना चाहिए, क्योंकि वो सहारा भी है। तो अब सरकार के सामने मजबूरी है कि वो करे तो करे क्या। अब देखिए, रोजगार केवल धन और संसाधन ही नहीं देता है। अब देखिए, रोजगार जो होता है ना, कुछ लोग सोचते हैं कि अरे घर बैठकर तुम घर बैठो, हम तुम्हें खिलाएंगे। ये महिलाओं को अक्सर कहा जाता है। पतिदेव जो है वो कहते हैं कि काम करने की क्या आवश्यकता है, जितना तुम कमा कर ले आओगी उतना तो हम तुम्हें अपनी सैलरी में से ऐसे पॉकेट मनी दे देंगे, तुम घर बैठो, बच्चे देखो। लेकिन असलियत क्या है, रोजगार सिर्फ पैसा ही थोड़े देता है। रोजगार आपको मानसिक रूप से मजबूत बनाता है। कोई भी रोजगार सक्रियता देता है और वही ज्यादा जरूरी होती है। पैसे से ज्यादा कीमती वही है। मतलब आत्मविश्वास आपके अंदर भरता है। तो वो चीज खत्म हो जाएगी। बैठकर खाने से पेट तो भर जाएगा, जीवन आगे बढ़ता रहेगा, एक पशु का भी बढ़ता है, मनुष्य का भी बढ़ेगा, लेकिन यहाँ पर जो सक्रियता है या जो जागरूकता होनी चाहिए इंसान की, वो खत्म हो जाएगी। मस्तिष्क एक ऐसा अंग है जो कि सक्रियता का आदी है। इसे अगर खाली छोड़ दिया जाए तो ये जो अवगुण है उन्हें पाल लेता है। मतलब सिर्फ खाली बैठे नहीं रहेंगे, जिंदगी काटेंगे नहीं, बल्कि अवगुणों के शिकार हो जाएंगे और अवगुण जो है वो खतरनाक हो सकते हैं। तो ये भी एक इसका पक्ष है। इसके अलावा आप इसका अंत कर देते हैं, ज्यादा लंबा खींचने की गुंजाइश नहीं थी। देखिए, मानव सभ्यता किसी भी सरकार या प्रशासन की मोहताज बनकर निष्क्रिय नहीं रह सकती, और ये ऐसी समस्या है कि इसमें सरकार बहुत ज्यादा कुछ कर भी नहीं सकती।
पॉलिसीज चलाना ये अलग बात है, लेकिन ये मानसिक स्तर पर लड़ी जाने वाली लड़ाई है और इसमें नागरिकों को खुद अपना रोल प्ले करना होगा। तो व्यक्तिगत स्तर पर भी आम जनों को निरंतर प्रयास करने होंगे, एक दूसरे का सहयोग ही इसमें लिया जा सकता है और वो लेना पड़ेगा। उतना ही करना भी होगा, जितना लीजिए उतना करिए। स्वयं सेवक का रूप अख्तियार कर लीजिए। अब यहाँ कुछ लोग तर्क देंगे कि स्वयं सेवक तो तब बनेंगे ना जब अपना पेट भरा रहेगा। देखिए, स्वयं सेवक का मतलब ये होता है कि खुद तकलीफ झेलकर दूसरों की सहायता करे, और अब पेट भरने का संकट इतना भी तो गहरा नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में स्वयं सेवक बनकर दूसरों का जो सहयोग है उसको लिया भी जा सकता है और उन्हें सहयोग दिया भी जा सकता है। दूसरी बात यह है कि मानव जीवन जो है वो नैतिकता, बौद्धिक विकास और क्रियाशीलता पर आश्रित रहता है। इसलिए हमें स्वयं की विचारशीलता को सजीव रखने की आवश्यकता है। खुद सक्षम बने और दूसरों को भी सक्षम बनाए, वर्तमान की यही जरूरत है। ठीक है। और सरकार को केवल आर्थिक स्वास्थ्य मतलब आर्थिक सहायता या स्वास्थ्य सहायता इन्हीं सब चीज़ों पर केंद्रित न रहते हुए जो लोगों का मानसिक उन्नयन है, मानसिक स्वास्थ्य है, उसको भी बेहतर बनाने के लिए कुछ न कुछ प्रयास करने होंगे, जो कि बड़े प्रयास होंगे। तो इस प्रकार से आप अंत कर सकते हैं। और ये जो निबंध था इसने पूरा अपना आकार ले लिया है। इसमें आप बहुत कुछ लिख सकते हैं, लिखने की गुंजाइश है, लेकिन इसमें इतना ही। और ऐसे कई सारे टॉपिक आपको हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में मिलेंगे, लेकिन इसमें इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार।